सीता की कूटनीति का कमाल। स्वाधीनता पूर्व जब महात्मा गांधी ने राम राज का स्वप्न देखा था तो देश में साम्राज्यवाद विरोधी लहर चल रही थी और विदेशी साम्राज्यवादियों से टक्कर लेने के संघर्ष में बापू को राम एक आदर्श क्रांतिकारी के रूप में दिखाई दिए थे। इसीलिए उन्होंने स्वाधीन भारत में राम के शासन जैसी जनवादी व्यवस्था की कल्पना की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद साम्राज्यवादियों के पिट्ठू नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमसे छीन लिया गया और इसी के साथ ही बापू के राम राज का स्वप्न मात्र स्वप्न ही रह गया। आज आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी साम्राज्यवादी शक्तियां अपने प्रतिनिधियों आरएसएस वेब जैसे फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हुए भारी चंदा दिया है और उनके सहयोगी संगठन के माध्यम से राम के नाम पर अपना शोषणकारी खेल खेल रही हैं। जाने या अनजाने भारत की धर्मप्राण जनता राम के साम्राज्यवाद विरोधी क्रांतिकारिता को बुलाकर राम के नाम का साम्राज्यवादियों के हित चिंतकों द्वारा दुरुपयोग होना बर्दाश्त कर रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाले राम का नाम भारत को तोड़ने की साजिश में घसीटा जा रहा है। आज के बदले हुए विश्व में साम्राज्यवादी शक्तियां भारत को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव में नहीं ला सकती। इसीलिए ये ताकतें हमारे देश की विभाजनकारी एवं विखंडनकारी शक्तियों को, जिन्होंने राम जन्मभूमि का थोथा शिगुफा छोड़ रखा है, को मोहरा बनाकर भारत की एकता व अखंडता पर कुठाराघात कर रही हैं। अतः हमारा राष्ट्र हित में कर्तव्य है कि हम आपको राम की सहयोगी और अर्धांगिनी सीता जी द्वारा राष्ट्र हित में किए गए त्याग, बलिदान और तप से परिचित कराएं और ये अपेक्षा करते हैं कि आज फिर उसी जोशो खरोश से साम्राज्यवादी शक्तियों को शिकस्त दें जैसे सीता जी ने रावण को परास्त करने में राम के कंधे से कंधा मिलाकर किया था। सीता का एक संक्षिप्त परिचय। जैसा कि रावण वध एक पूर्व निर्धारित योजना के में पहले ही उल्लेख हो चुका है, राम के आविर्भाव के समय भारत भू छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होकर परस्पर संघर्षशील शासकों का अखाड़ा बनी हुई थी। दूसरी ओर रावण के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियां भारत को दबोचने के प्रयास में संलग्न थीं। अवकाश प्राप्त शासक मुनि विश्वामित्र जी, जो महान वैज्ञानिक भी थे और जो अपनी प्रयोगशाला में निर्मित शंकु नामक कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर चुके थे, जो कि आज भी अपनी कक्ष ऑर्बिट में ज्यों का त्यों परिक्रमा कर रहा है, जिससे हम त्रिशंकु तारा के नाम से परिचित हैं। विश्वामित्र जी केवल ब्रह्मांड खगोल विशेषज्ञ ही नहीं थे, वो जीव विज्ञानी भी थे। उनकी प्रयोगशाला में गौरैया चिड़िया, चिरौंटा तथा नारियल वृक्ष का कृत्रिम रूप से सृजन करके इस धरती पर सफल परीक्षण किया जा चुका था। ऐसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने विद्वानों का वीर और विदुषी का रज, ऋषियों का रक्त लेकर पर्सनली टेस्ट ट्यूब के माध्यम से एक कन्या को अपनी प्रयोगशाला में उत्पन्न किया, जो कि सीता नाम से जनक की दत्तक पुत्री बनवा दी गई। वीरांगना विदुषी सीता। जनक जो एक सफल वैज्ञानिक भी थे, सीता को भी उतना ही वैज्ञानिक और वीर बनाना चाहते थे और इस उद्देश्य में पूर्ण सफल भी रहे। सीता ने यथोचित रूप से संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की तथा उसे आत्मसात भी किया। उनके वयस्क होने पर मैग्नेटिक मिसाइल शिव धनुष की मैग्नेटिक चाबी एक अंगूठी में मड़वाकर उन्हें दे दी गई, जिसे उन्होंने ऋषियों की योजना अनुसार पुष्प वाटिका में विश्वामित्र के शिष्य के रूप में पधारे दशरथ पुत्र राम को सप्रेम भेंट कर दिया और जिसके प्रयोग से राम ने उस मैग्नेटिक मिसाइल और शिव धनुष को उठाकर नष्ट डिफ्यूज कर दिया, जिससे कि भारत की धरती पर उसके युद्धक प्रयोग से होने वाले विनाश से बचा जा सका। इस प्रकार हुआ सीता और राम का विवाह उत्तरी भारत के दो दुश्मनों को सगी रिश्तेदारी में बदलकर जनता के लिए वरदान के रूप में आया, क्योंकि अब संघर्ष प्रेम में बदल दिया गया था। दूरदर्शी कूटनीतिक सीता। सीता एक योग पुत्री, पत्नी, भाभी आदि होने के साथ साथ जबरदस्त कूटनीतिक भी थीं। इसलिए जब राष्ट्र हित में राम वनवास हुआ तो वो भी राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल दें। वस्तुतः साम्राज्यवाद को अस्त्र शस्त्र की ताकत से नहीं, कूटनीति के कमाल से परास्त किया जा सकता था और यही कार्य सीता ने किया। सीता वन में रहकर आम जनों के बीच घुल मिलकर तथ्यों का पता लगाती थीं और राम के साथ मिलकर आगे की नीति निर्धारित करने में पूर्ण सहयोग देती थीं। रावण के वाणिज्य दूतों खर और दूषण द्वारा खुफिया जानकारियां हासिल करने के प्रयासों के कारण सीता जी ने उनका संहार करवाया।
रावण की बहन समप्रिय जासूस स्वर्णनखा, जिसे विकृत रूप में सूर्पनखा कहा जाता है, को अपमानित करवाने में सीता जी की ही उक्ति काम कर रही थी। इसी घटना को सूर्पनखा की नाक कटना एक मुहावरे के रूप में कहा जाता है। स्वर्णनखा का अपमान करने का उद्देश्य रावण को सामने लाना और बदले की कार्रवाई के लिए उकसाना था, जिसमें सीता जी सफल रहीं। रावण अपने गुप्तचर मुखिया मरीचि पर बहुत नाज करता था और मान सम्मान भी देता था, इसीलिए उसे रावण का मामा कहा जाता है। मरीचि और रावण दोनों वेश बदलकर ये पता लगाने आए कि राम कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, वो वनवास में हैं तो रावण के गुप्तचरों का संहार क्यों कर रहे हैं, ये वन में क्या कर रहे हैं। राम और सीता ने रावण के सामने आने पर एक गंभीर व्यूह रचना की और उसमें रावण को फंसना ही पड़ा। वेश बदले रावण के खुफिया मुखिया मरीचि को काफ़ी दूर दौड़ाकर और रावण की पहुंच से बाहर हो जाने पर मार डाला और लक्ष्मण को भी वहीं सीता जी द्वारा भेज दिया गया। निराश और हताश रावण ने राम को अपने सामने लाने हेतु छल से सीता को अपने साथ लंका ले जाने का प्रण किया, लेकिन वो अनभिज्ञ था कि यही तो राम खुद चाहते थे कि वो सीता को लंका ले जाए। तो सीता वहां से अपने वायरलेस जो उनकी अंगूठी में फिट था से लंका की गोपनीय जानकारियां जुटा कर राम को भेजती रहे। सीता जी ने रावण को गुमराह करने एवं राम को गमन मार्ग का संकेत देने हेतु प्रतीक रूप में कुछ गहने विमान से गिरा दिए थे। बाली के अवकाश प्राप्त एयर मार्शल जटायु ने रावण के विमान पर इसलिए प्रहार करना चाहा होगा कि वो किस महिला को बगैर किसी सूचना के अपने साथ ले जा रहा है। क्योंकि वो रावण के मित्र बाली की वायुसेना से संबंधित था, अतः रावण ने केवल उसके विमान को क्षति पहुंचाई और उसे घायल अवस्था में छोड़कर चला गया। जटायु से संपूर्ण वृतांत सुनकर राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और उद्भट विद्वान एवं उपेक्षित वायुसेना अधिकारी हनुमान को पूर्ण मान सम्मान दिया। दोनों ने राम को सहायता एवं समर्थन का ठोस आश्वासन दिया, जिसे समय के साथ साथ पूर्ण भी किया। राम ने भी रावण के संधि मित्र बाली का संहार कर सुग्रीव को सत्तासीन करा दिया। हनुमान अब प्रधान वायुसेनापति चीफ एयर मार्शल बना दिए गए, जो कि कूटनीति के भी विशेषज्ञ थे। सीता द्वारा भेजी लंका की गुप्त सूचनाओं के आधार पर राम ने हनुमान को पूर्ण विश्वास में लेकर लंका के गुप्त मिशन पर भेजा। हनुमान जी ने लंका की सीमा में प्रवेश अपने विमान को इतना नीचे उड़ाकर किया जिससे वो समुद्र में लगे राडार सुरसा की पकड़ से बचे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरसा राडार को नष्ट भी कर दिया, जिससे आने वाले समय में हमलावर विमानों की खबर तक रावण को न मिल सके। लंका में प्रवेश करके हनुमान जी ने सबसे पहले सीता जी से भेंट की तथा गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान किया और सीता जी के परामर्श पर रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण, जो उससे असंतुष्ट था ही, से संपर्क साधा और राम की तरफ से उसे पूर्ण सहायता तथा समर्थन का ठोस आश्वासन भी प्रदान कर दिया। अपने उद्देश्य में सफल होकर उन्होंने सीता जी को संपूर्ण वृत्तांत की सूचना दे दी। सीता जी से अनुमति लेकर हनुमान जी ने रावण के कोषागारों एवं शस्त्रागारों पर अग्नि बमों नेपाम बम की वर्षा कर डाली। खजाना और हथियार नष्ट करके गूढ़ कूटनीति के तहत और सीता जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने को रावण की सेना द्वारा गिरफ्तार करा लिया और दरबार में रावण के समक्ष पेश होने पर खुद को शांति दूत बताया, जिसका विभीषण ने भी समर्थन किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अंततः रावण को मानना ही पड़ा, परंतु लौटते हुए हनुमान के विमान की पूंछ पर संघातक प्रहार भी करवा दिया। हनुमान जी तो साथ लाए गए स्टैंड बाई छोटे विमान से वापस लौट आए और बदली हुई परिस्थितियों में सीता जी से उनकी अंगूठी जड़ित वायरलेस भी वापस लेते गए। विभीषण ने शांति दूत हनुमान के विमान पर प्रहार को मुद्दा बनाकर रावण के विदेश मंत्री पद को त्याग दिया और खुलकर राम के साथ आ गया। सीता जी का लंका प्रयास सफल रहा। अब रावण की फौज और खजाना दोनों खोखले हो चुके थे। उसका भाई अपने समर्थकों के साथ उसके विरुद्ध राम के साथ आ चुका था। अब लंका पर राम का आक्रमण एक औपचारिकता मात्र रह गया था। फिर भी शांति के अंतिम प्रयास के रूप में रावण के मित्र बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा गया। रावण ने समर्पण की अपेक्षा वीर गति प्राप्त करना उपयुक्त समझा और युद्ध में तय पराजय का वर्ण किया। इस प्रकार महान कूटनीतिक सीता जी के कमाल की सूझबूझ ने राम को साम्राज्यवादी रावण के गढ़ में ही उसे परास्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज फिर आवश्यकता है एक और सीता एवं एक और राम की, जो साम्राज्यवाद के जाल को काटकर विश्व की कोटि कोटि जनता को शोषण तथा उत्पीड़न से मुक्त करा सके। जब तक राम की वीर गाथा रहेगी, सीता जी की कूटनीति को भुलाया नहीं जा सकेगा।